नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है। चैप्टर नंबर 9 है। टाइटल है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे इन्वायरमेंट के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को समझने की कोशिश करेंगे, रिसोर्स डिप्लीशन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर किस प्रकार के इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इंडिया के सामने हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज में एक बैलेंस किस प्रकार से बनाया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं, क्या इनहेरेंट आप कह सकते हो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक एनोनिमस कोट है, इसको देखते हैं। द एनवायरमेंट लेफ्ट टू इटसेल्फ कैन कंटिन्यू टू सपोर्ट लाइफ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. The single most unstable and potentially disruptive element in the scheme is the human species, यानी हम. Human beings with modern technology have the capacity to bring about intentionally or unintentionally far-reaching and irreversible changes in the environment. कहने का मतलब ये है कि अगर environment जैसा है उसको वैसा छोड़ दो तो वो वैसा ही रहेगा आगे आने वाले करोड़ों साल तक। 1 मिलियन 10 लाख कह सकते हो, तो मिलियंस में मतलब करोड़ों साल तक हमारा एनवायरनमेंट ऐसे रहने वाला है। इस एनवायरनमेंट को केवल एक फोर्स डिस्टर्ब कर रही है, वो की ह्यूमन बींग्स। देखिए, जो भी जानवर हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उन जानवरों में इतना दिमाग नहीं है कि वो एक लिमिट से ज़्यादा एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर पाए, लेकिन ह्यूमन बींग्स में इतनी काबिलियत, इतना दिमाग है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी के चलते एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। ठीक है भाई, भले ही वो इंटेंशनली ना कर रहे हो, अनइंटेंशनली कर रहे हो, बट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं हमें इन्वायरमेंट में जो इरिवर्सिबल चेंजेस उसको कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमने पहले के चैप्टर्स में देखा कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है इंडियन इकोनॉमी के सामने। ठीक है भाई, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज तक हमने की है उसकी हमने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और कीमत है इन्वायरमेंटल क्वालिटी का डिग्रेडेशन। हमारी हवा गंदी हो रही है, हमारे पानी के सोर्सेज गंदे हो रहे हैं। दिल्ली में चले जाइए, सर्दियों के महीने में हवा ब्रीथ करने लायक नहीं रहती। सोचिए इससे बुरी बात क्या होगी कि हमें साफ हवा ब्रीथ करने तक को नहीं मिल रही है। हम लोग एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन में स्टेप कर रहे हैं। एक्चुअली हम स्टेप कर चुके हैं और काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। ये एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन हायर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, और हम सबके दिमाग में हायर इकोनॉमिक ग्रोथ है। एक प्रकार की रैट रेस चलती है हमारे दिमाग में कि हमको बहुत जल्दी आगे पहुंचना है। ठीक है भाई, और डेवलपमेंटल पाथ पे जब हम बहुत तेजी से चलते हैं तो हम एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और ये हम ध्यान कैसे रख सकते हैं अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ पे चलें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया हो, उस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो, बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी ही, लगभग सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हो। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th तक की आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस में कवर कर रहा हूँ। साइंस तो देखिए 6 से 10 तक की है, अभी 6 क्लास 7 क्लास की कवर कर ली, 8 9 10 बाकी कवर कर दूंगा। इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो 9 से 12 की इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट 11th क्लास से खत्म होने वाली है, उसके बाद केवल 12th क्लास की बचेगी। तो ये वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने के लिए, और जो भी मैं लेक्चर्स बनाता हूँ करंट अफेयर्स के, उनकी पीडीएफ पाने के लिए। आगे बात करते हैं। To understand the unsustainable path of development that we have taken and the challenges of sustainable development, we have to first understand the significance of the contribution of environment to economic development. देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे सामने क्या परेशानियां हैं। दूसरी बात, इन्वायरमेंट की हमें क्या ज़रूरत है, इन्वायरमेंट की हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। इसको समझने के लिए पहले इन्वायरमेंट का रोल समझना पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसके लिए इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग डील करता है फंक्शंस एंड रोल ऑफ इन्वायरमेंट, दूसरा भाग डील करता है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, तीसरा भाग डील करता है स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन चीज़ों में बहुत सारे लोगों को चीज़ें आसान लगेंगी, बहुत सारे लोगों को चीज़ें ट्रिकी लगेंगी, बट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 11वीं कक्षा के छात्र हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन और वीडियोस ज़रूरी हैं, तो देख लीजिए, काम ही आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट, इसकी डेफिनेशन और फंक्शन। डेफिनेशन क्या है? एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इट इंक्लूड्स ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। कहने का मतलब क्या है एनवायरनमेंट में, कि भाई हमारे तरफ, चारों तरफ जो भी प्लेनेट से हमको मिला हुआ है, जितने भी रिसोर्सेज हमारे चारों तरफ हैं, उसको टोटलिटी से मिला के आप हमारे सामने रख दो तो वो एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फोर्सेस दोनों
इंक्लूडेड है। बायोटिक फोर्सेस में आते हैं लिविंग एलिमेंट्स जैसे कि चिड़िया, जानवर, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज। एबायोटिक एलिमेंट्स में आते हैं हवा, पानी, जमीन। रॉक्स और सनलाइट्स की बात की जाए तो दे आर एबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेट करते हैं, कैसे ये एटमॉस्फेयर के अलग अलग, इन्वायरमेंट के अलग अलग फैसेट्स को अफेक्ट करते हैं, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपसे बोलूँगा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो बायोटिक फैक्टर्स चाहे एबायोटिक फैक्टर्स मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए। वीडियो हिंदी में भी है, इंग्लिश में है। ये हिंदी वाली वीडियो मैं ऑब्वियस ही बात यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादातर जो क्राउड हिंदी वाला है। तो बायोटिक लिविंग और एबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ये पर्टिकुलर वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसको लगभग 19,000 लोग देख चुके हैं। यहाँ पे आपको बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में पता चल जाएगा। काम क्या है हमारे एनवायरनमेंट का, व्हाट आर द वाइटल फंक्शंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो 4 वाइटल फंक्शंस हैं यहाँ पे। पहली बात तो एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज प्रदान करता है। ये रिसोर्सेज रेन्यूएबल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, ये रिसोर्सेज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं। तो रेन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते जाइए करते जाइए करते जाइए, कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। इनकी सप्लाई जो है वो कंटिन्यूअस है। तो अगर आप फॉरेस्ट में चले जाओ, जो ट्रीज़ हैं आप उनको काट दोगे वो फिर से ग्रो हो जाएंगे। ओशंस में मछलियाँ पकड़ के खा जाओगे वो फिर से जन्म ले लेंगी, प्लैंकटॉन्स जब तक हैं समुद्र में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो ट्रीज़ और मछलियों के एग्जाम्पल दिए गए हैं ना, ये तब तक हैं जब तक इंसान बिल्कुल ही भूखा ना हो जाए। एकदम से भूखा हो गया और आप एकदम ही जंगल काटने पर आ गए तो एक दिन ये भी खत्म हो जाएंगे। रेन्यूएबल का मैं आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल दूं तो मैं आपको कहूँगा सन की एनर्जी, विंड एनर्जी। सन की एनर्जी हमेशा रहेगी, टाइडल एनर्जी। अभी सूरज चमक रहा है वो तो चमकता ही रहेगा, जब तक सूरज में रोशनी, हाइड्रोजन है, तब तक वो रोशनी देता रहेगा, एनर्जी देता रहेगा। तो यहाँ पे हम भले इन्वायरमेंट को तबाह करके मर जाएं या ह्यूमन लाइफ ना बचे, कुछ भी हो, आगे आने वाले करोड़ों साल तक सूरज चमकता रहेगा। यहाँ लाइफ करोड़ों साल तक रहेगी या नहीं रहेगी पता नहीं, करोड़ों का छोड़ो, अभी 100-200 साल का भी नहीं पता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो सारे ही खत्म हो जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज की। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे, यूज़ करोगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल, कोल हो गया, ऑयल हो गया, ये नॉन रेन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो भाई हमने चीज़ें देखी। एक चीज़ देखी हमने बेसिकली कि इन्वायरमेंट हमको रिसोर्स प्रोवाइड करता है, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल दोनों। दूसरा काम इन्वायरमेंट क्या करता है, इट एसिमिलेट्स वेट्स, मतलब जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, उस वेस्ट को न्यूट्रलाइज करना, उस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेना, ये काम करता है इन्वायरमेंट। दूसरा, इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करके जो इन्वायरमेंट है वो लाइफ को सस्टेन करता है। देखिए, एक प्रकार की स्पेशीज, किसी एक प्रकार का जानवर ही नहीं रह सकता इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में जो पूरी की पूरी फूड चेन चलती है, चाहे वो पानी की फूड चेन हो, चाहे वो ज़मीन की फूड चेन हो, उस फूड चेन में हर स्पेशीज दूसरे पे डिपेंडेंट है। कुछ डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कुछ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी यहाँ बहुत ज़रूरी है, जो इन्वायरमेंट मेंटेन करता है। प्लस इन्वायरमेंट हमको एस्थेटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो भाई, सुबह उठे, आप मुन्नार घूमने गए, मुन्नार के किसी बीच रिजॉर्ट में आप रुके, सॉरी मुन्नार में बीच रिजॉर्ट नहीं, मुन्नार एक हिल स्टेशन है, गलत बोल दिया। आप मान लीजिए कोच्चि गए, कोच्चि के एक बीच रिजॉर्ट में रुके, वहाँ पे आपको समुंदर दिख रहा है अच्छा सा, आपने बोला क्या नज़ारा है, सीनरी। तो इस प्रकार के एस्थेटिक सर्विसेज भी हमें एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपका मैं ध्यान अपनी द्वारा बनाई गई एक वीडियो पे लेके आना चाहता हूँ। एक्चुअली में एनवायरनमेंट जो कुछ भी हमारे लिए करता है ना, उसको बोला जाता है इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं, इसके लिए पहली वीडियो आपको दिख रही है, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली इन्वायरमेंट हमको जो भी देता है उसी को हम लोग इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। तो इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है, इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे चैनल पे मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को। इस प्लेलिस्ट में मैंने समय समय पे कुछ, अभी रिसेंटली तो मैंने करंट अफेयर्स की भी वीडियो जोड़नी शुरू कर दी है, जैसे बाइडेन काउंटरिंग ट्रम्प्स इन्वायरमेंटल मूव्स, सोनम वांगचुक ने जो अभी सोलर पावर्ड मिलिट्री टेंट बनाया था, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है, समय समय पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियोस में लाता रहता हूँ। प्लस मैंने स्टैटिक इन्वायरमेंट की वीडियोस भी बना रखी हैं दोस्तों। अगर आप शुरुआती वीडियोस पे चले जाओगे तो आपको बहुत सी वीडियोस दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पे इकोलॉजी, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क होता है, इन्वायरमेंट और हैबिटेट क्या है,
म्यूचुअलिज्म, कॉमन्सलिज्म, पैरासिटिज्म, एमेंसलिज्म, प्रेडेशन, कंपटीशन क्या है, बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स क्या क्या है, बायोटिक, अबायोटिक, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स इन इकोसिस्टम। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट है इसको ज़रूर देख लें। इसको इसलिए भी देख लीजिए, बहुत सारे आप में से लोग बोलते हो कि सर शंकर आयुष की इन्वायरमेंट की किताब करवा दो। देखिए, शंकर आयुष की इन्वायरमेंट की किताब के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी अपनी इस प्लेलिस्ट में कवर कर रखे हैं। इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप किसी भी पर्सपेक्टिव से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप मेरी इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिए। फिर आगे चलते हैं, वापस आ जाते हैं। तो फिर इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो इट इज़ एबल टू परफॉर्म, जो भी हमने अभी फंक्शंस देखे, ये फंक्शंस इन्वायरमेंट बिना किसी इंटरप्शन के काम कर सकता है। अगर इन्वायरमेंट के ऊपर आप अनड्यू प्रेशर मत डालो। इन्वायरमेंट जिस ब्यूटीफुल फॉर्म में है वो उसी ब्यूटीफुल फॉर्म में रहेगा। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो भी ठीक है, लेकिन आप उसको कैरिंग कैपेसिटी में इस्तेमाल करो। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो भी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन्वायरमेंट, वो है 100 यूनिट्स। मान लीजिए अभी इन्वायरमेंट इतनी नाना प्रकार की इकोसिस्टम सर्विसेज बनाता है कि आप उसको यूनिट्स में गिन नहीं सकते, बट फिर भी एक बार को मान लो कि 100 यूनिट्स इकोसिस्टम सर्विसेज इन्वायरमेंट बना रहा है, और हम एज अ ह्यूमन बीइंग 150 यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कितनी एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर ली हमने? 50। क्या कैरिंग कैपेसिटी है? एक साल में अगर 100 यूनिट्स इकोसिस्टम सर्विसेज इन्वायरमेंट बना रहा है और हम ही 150 खा जा रहे हैं, तो 50 निगेटिव में चल रहा है इन्वायरमेंट, यानी हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। अगर वो 100 यूनिट्स बनाता है इकोसिस्टम सर्विसेज और हम 100 ही कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस रहेंगी। इसी बैलेंस को मेंटेन करने की ज़रूरत है। और याद रखिएगा, केवल ह्यूमन बींग्स नहीं यूज़ कर रहे हैं इकोसिस्टम को, जानवर भी यूज़ कर रहे हैं, प्लांट्स भी यूज़ कर रहे हैं। इस फैक्टर को भी याद रखिएगा। हालांकि जानवर, प्लांट्स आप देखो तो इकोसिस्टम का ही पार्ट है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जब आप रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो इन्वायरमेंट से, तो जिस रेट पे वो रिसोर्स रीजनरेट हो रहा है, वो रीजनरेशन के रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा एक्सट्रैक्शन। अगर ज़्यादा होगा तो जो एक्स्ट्रा वेस्ट पैदा होगा उसको इन्वायरमेंट न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, एसिमिलेट नहीं कर पाएगा। हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होने लगेगा, निगेटिव परफॉर्मेंस होने लगेगी इसकी। ठीक है भाई, तो ये बात बताई गई। फिर when दिस इज नॉट सो, दिस इज नॉट सो मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप इन्वायरमेंट को यूज़ कर रहे हो, द इन्वायरमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स थर्ड एंड वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ सस्टेनेंस। लाइफ को सस्टेन करने वाला जो काम है इन्वायरमेंट का, वो अगर वो नहीं कर पाएगा, अगर उसकी कैरिंग कैपेसिटी वायलेट होती है, और इससे एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस पैदा होगी। अभी के समय पे एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस ऑलरेडी चल रही है, क्लाइमेट चेंज पे, इन्वायरमेंट पे। अक्सर के न्यूज़पेपर में मैं आपसे बातें डिस्कस करता रहता हूँ, एडिटोरियल्स में, करंट अफेयर्स में। और ये सिचुएशन आजकल पूरी दुनिया में है। दुनिया भर में डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है ना, लोगों के कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, ओके, जिसके चलते ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ओके। अच्छा, एक बात पहले बता दूं, पहले ही ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, ये इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी है। पहले ही इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो लोगों के तरीके हैं वो बहुत लग्जूरियस हो चुके हैं, जिसके चलते इन्वायरमेंट को डेवलप्ड कंट्रीज़ और बहुत नुकसान ऑलरेडी पहुंचा चुकी हैं। और अब डेवलपिंग कंट्रीज़ का समय आ रहा है, तो अब ये डेवलपिंग कंट्रीज नुकसान पहुंचा रही है, तो ओवरऑल इट इज़ टू मच फॉर द इन्वायरमेंट, ओके। फिर आप देखिए, बहुत सारे रिसोर्सेज आज तक ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वेस्ट ऑलरेडी इन्वायरमेंट की अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के ज़्यादा जनरेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टिमम अमाउंट में तो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़रूरत है, बट एक लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस बन जाती है। अब हमारे ओशंस नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, बट एक लिमिट से ज़्यादा उगलोगे तो क्या ओशंस अब्जॉर्ब कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं अब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। क्या है अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी? इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू अब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। जितना भी आप डिग्रेडेशन कर रहे हो उतना एनवायरमेंट झेल जाए, ठीक है। और हम ऑलरेडी थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुके हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस के। हम ऑलरेडी काफ़ी तबाह कर चुके हैं चीज़ों को, और तबाह करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो पहले के समय में हमने डेवलपमेंट प्रोसेस किया, उससे ऑलरेडी हमारी रिवर्स गंदी हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं, एक्वाफायर्स गंदे हो चुके हैं। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन हुआ है रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल दोनों प्रकार की एनर्जीज का, और दोनों प्रकार की एनर्जी से नुकसान पहुंचे। कैसे नुकसान पहुंचे वो थोड़ी देर में आपको बताता हूं। फिर अभी जैसे जैसे हम ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो हम नए रिसोर्सेज में रिसर्च कर रहे हैं। तो नए रिसोर्सेज की टेक्नोलॉजी को पैदा करने में समय लगेगा।
अभी कोल रिजर्व्स हैं, अगर कोल रिजर्व्स खत्म होते हैं मान लीजिए इंडिया में, तो इंडिया के पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो इंडिया बाहर से कोल रिजर्व्स को इंपोर्ट करे, बाहर की कंट्रीज में भी हो सकता है आगे आने वाले समय में कोल रिजर्व खत्म हो जाए। हालांकि जिस स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अगर हमने बचे हुए कोल रिजर्व्स खत्म कर दिए तो भाई हम लोग आगे आने वाले 50-60 सालों में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स हमारे ऊपर आने वाले हैं। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन मान लीजिए इंडिया में कोल खत्म होने वाला है, इंडिया बाहर से कोल इंपोर्ट करता है, तो इंडिया ऑब्वियस सी बात है कुछ पैसा खत्म करके ऐसी टेक्नोलॉजी और रिसर्च को डेवलप करने की कोशिश करेगा जिससे वो कोल के अल्टरनेटिव्स ढूंढ पाए एनर्जी की फील्ड में। समझ गया आप बात को। फिर हेल्थ कॉस्ट बढ़ जाते हैं डिग्रेडेड इन्वायरमेंट क्वालिटी में। अगर इन्वायरमेंट खराब है तो वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा, एयर की क्वालिटी गिरेगी, वाटर की क्वालिटी गिरेगी। हमारे देश में 70% पानी पॉल्यूटेड है, जिससे रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ गए हैं, वाटर बॉर्न डिजीज बढ़ गए हैं, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बढ़ रहा है। ओके, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्रेशन हमारे सामने मुश्किल देख के खड़े हो। ओजोन डिप्रेशन में किगाली एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर मैंने बात की है, ग्लोबल वार्मिंग पे भी मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मारेंगे आपको ये वीडियो मिलेगी, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट, अंडरस्टैंडिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक्चुअली ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। फिर नीचे आइए तो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 24, कार्बन क्रेडिट्स, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन की इस वीडियो में। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, इन सब का क्या इम्पैक्ट है ऑन ग्लोबल वार्मिंग ये भी समझाया है, और क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी को, ये भी मैंने समझाया है। फिर भाई ओजोन लेयर को बचाने के लिए आया वियना कन्वेंशन, उसके बाद आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट किया गया, उसके लिए लाया गया किगाली एग्रीमेंट। ये किगाली एग्रीमेंट क्या है? ये दोनों पे वीडियोस बना चुका हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का क्या रोल रहता है ओजोन होल के डिप्लीशन में, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है, तो ये सारी वीडियोस देख लीजिए। बेसिकली मैं आपको रेफरेंस इसीलिए दे रहा हूँ, मैंने आपसे बोला है कि जब मैं एनसीईआरटीज कंप्लीट करूंगा ना, मैं मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। तो वो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि एनसीईआरटीज पढ़ाते वक्त मैं उन वीडियोस का भी आपको रेफरेंस दे रहा हूँ जो कि मैंने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑलरेडी बना रखी है। तो मैं होलिस्टिकली आपको ये सारी वीडियोस देखने को बोल रहा हूँ ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है भाई। तो ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, कहीं ना कहीं सरकार के खर्चे को बढ़ा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सरकार के खर्चे को बढ़ा रहे हैं। आगे बात की जाए, हम निगेटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। देखिए इन्वायरमेंट खराब हो रहा सबको पता है, तो एक ऑप्शन क्या है कि भाई इन्वायरमेंट को खराब करने वाली चीज़ें आप बंद कर दो। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट को खराब करने वाली चीज़ें बंद कर दोगे तो ग्रोथ बंद हो जाएगी। भाई अभी के समय पे अगर आप बात करो तो भाई बात यह है कि अगर हम लोग इन्वायरमेंट के नाम पे डेवलपमेंट करना छोड़ देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना छोड़ देंगे, तो भाई उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझते हैं कि आप नौकरी कर रहे हो 1 लाख रुपए प्रति महीने की, और आपको IIM अहमदाबाद में एडमिशन हो गया। अभी IIM अहमदाबाद में जब पढ़ने जाओगे 2 साल के लिए, तो वो जो 1 लाख रुपए प्रति महीने की नौकरी थी वो छोड़नी पड़ जाएगी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। समझ गए? उस समय पे मिलने वाले जितने भी प्रमोशन वगैरह होंगे वो सब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, क्योंकि आप IIM अहमदाबाद के लिए कुछ छोड़ रहे हो। समझ गया बात को? तो ये होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बात यह है कि क्या ये जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है ये अभी एकदम से उभरी है? तो यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा इन्वायरमेंटल कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, जब सिविलाइजेशन शुरू हुई उस समय पे पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी, उस समय पे लोगों की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं थी, उस समय पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था। लोग प्रिमिटिव तरीके से और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से रहते थे। वो भले ही लकड़ी जला के अपना खाना बनाते थे, बट इतनी ज़्यादा लकड़ी नहीं जलती थी कि भाई ग्लोबल वार्मिंग होने लगे, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन इतना ज़्यादा हो जाए। सब कुछ कंट्रोल में था, सब कुछ ऑर्डर में था, ये बड़ी चीज़ थी। समझ गया बात को? अभी के समय पे क्या हो गया है? अभी के समय पे भैया फिनोमिनल ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है कि भैया हमारा इन्वायरमेंट उस पॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पा रहा है। हमारे इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बाहर चला गया है वो पॉल्यूशन। समझ गए भाई? रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, जितनी तेजी से रिसोर्स रीजनरेट होते हैं उसकी तेजी से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर,
ग्राउंड वाटर को आप इतनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हो कि वो रिकुपरेट नहीं हो पा रहा है, रीजनरेट नहीं हो पा रहा है, वो बस खत्म होता चला जा रहा है। एंड दीज आर एक्चुअली बिग प्रॉब्लम। समझ गया बात को? तो पहले लोग इतने नहीं थे कि चीजें इतनी यूज हो जाए, लेकिन अब लोग इतने ज्यादा हैं कि चीजें इतनी तेजी से यूज हो रही हैं कि भाई वो किसी भी तरीके से अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रही हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया है, दामोदर वैली, ये वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है, ठीक है ना। इसके जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं अलॉन्ग द बैंक ऑफ दामोदर रिवर, ये एक इकोलॉजिकल डिजास्टर में ऑलरेडी अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी है, ठीक है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके चलते भाई जो पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन के साथ साथ पॉपुलेशन की जो नीड्स थी ये भी बढ़ी, और ये दोनों चीजें मिलके काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि डिमांड फॉर रिसोर्सेज फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये जो डिमांड है ना, ये रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा है, और जो प्रेशर है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट पे, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट क्वालिटी के केस में जो सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप है वो पलट गया है, ठीक है। आपकी डिमांड आई, आपने सप्लाई की, अब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और डिमांड उतनी नहीं है। उस ज़्यादा सप्लाई के चलते हमारे इन्वायरमेंट के बहुत से रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो इंक्रीज डिमांड है फॉर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज और सर्विसेज, ये हमारे रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रही है। ओवर यूज़ के चलते वेस्ट जनरेशन हो रहा है, पॉल्यूशन काफ़ी खतरनाक ऑलरेडी हो चुका है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब 3-4 चीज़ें और बताई गई जो ब्लॉक्स में लिखी हुई हैं, इनको भी ज़रा एक बार डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की रेफरेंस वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं, बट एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं तो एक एक लाइन पढ़ाऊंगा। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इट इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर्स ऑफ अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर। अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि 1750 में शुरू हुआ इंग्लैंड में, उसके बाद से पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज फल फूल रही हैं, उसके चलते ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये देखा गया है कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग है ये ज़्यादातर ह्यूमन इंड्यूस्ड है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पहले नेचुरली भी हो रहे थे। जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है उससे ग्रीन हाउस गैस निकलती है। जब प्रिमिटिव मैन खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाता था, उससे धुआं निकलता था, वो भी ग्रीन हाउस गैस थी। जो बायो डाइजेस्टर प्रोसेस होते हैं आदमी के, जानवरों के, उससे भी मीथेन निकलती है। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते जितनी प्रॉब्लम आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की गैसेस ने यहाँ पे हमारे सामने क्रिएट करके रख दी। चीज़ें हमारे हाथ से चली गई, चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर चली गई हैं। इतने ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को बर्न किया गया है, इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया गया है। डिफॉरेस्टेशन ने भी इम्पैक्ट डाला है। फॉसिल फ्यूल के बर्न करने के चलते जो एक्स्ट्रा हाइड्रोकार्बन आ रहे थे एटमॉस्फेयर में, उसको कहीं ना कहीं हमारे पेड़ न्यूट्रलाइज कर सकते थे, लेकिन पेड़ भी काट दिए। फिर आप देखो, adding carbon dioxide, methane and other such gases that have the potential to absorb heat to the atmosphere with no other changes will make our planet surface warmer। वही बात है कि जितनी ज़्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी गैसेस जोड़ते जाओगे हमारे एटमॉस्फेयर में, उतनी ही ज़्यादा हमारे प्लेनेट का जो सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का 31% से बढ़ चुका है, CH4 मीथेन का 149% से बढ़ चुका है फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल। 1750 से पहले जो CO2 और CH4 का लेवल था वो 31 और 149% ऑलरेडी अब तक बढ़ चुका है। पिछली सेंचुरी में मतलब 1900 से लेके 2000 तक वाली सेंचुरी में जो टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ऑलरेडी बढ़ चुका है। और अब जो टेम्परेचर इंक्रीज का जो रेट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। सी लेवल भी बढ़ रहा है। सी लेवल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भाई गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? समुंदर में जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है सी लेवल भी यहाँ पे बढ़ेगा। ओके, तो पोलर आइस मेल्ट होगी। जितना ज़्यादा पोलर आइस मेल्ट, देखिए जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी उतनी ज़्यादा पोलर आइस मेल्ट होती जाएगी, उतना ही सी लेवल बढ़ता जाएगा, और उतने ही सी लेवल के पास कोस्टल इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी ज़मीन डूबती जाएगी, कोस्टल फ्लडिंग होती जाएगी। इससे डिसरप्शन होगा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज का। अब आप बोलोगा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज का डिसरप्शन कैसे होगा? तो ये फोटो देखो, ये आपको छोटी सी पानी की स्ट्रीम दिख रही है हिमालय से नीचे उतरती हुई। आपको पता है कि हिमालयाज में हमारे ग्लेशियर्स हैं,
ग्लेशियर्स में स्नो है और वो स्नो फ्रेश वाटर का एक बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी एकदम से वो स्लो पिघलेगी और सारा पानी चला जाएगा। वो पानी जो थोड़ा थोड़ा स्नो से रिस रिस के लोगों के पास पहुंचता था और लोग उससे पी के अपनी प्यास बुझाते थे, वो एकदम से स्नो में खत्म हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा और फिर रिस रिस के जो हर साल थोड़ा थोड़ा करके पानी नीचे आता था वो नहीं आएगा। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अवर एनवायरमेंट। अगर पीने के लिए पानी नहीं बचेगा क्या करोगे? फिर ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत सारी स्पेशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी उनके इकोलॉजिकल नीचे मतलब एक स्पेशी इकोसिस्टम में किस प्रकार से एक्ट करती है उसका इकोलॉजिकल नीचे होता है, ये गायब हो जाएंगे। ज़्यादा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आएंगे, ट्रॉपिकल डिजीजेस के इंसिडेंसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई। और बहुत सी चीज़ें हैं ग्लोबल वार्मिंग की कि कोल, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए जितना ज़्यादा कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आप बर्न करोगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन आपका एमिट होगा। देख लीजिए हमारी पेट्रोल डीजल पे चलने वाली बाइकें और कारें क्या करती हैं। ठीक है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा, जितनी ज़्यादा मीथेन गैस पहुंचेगी, और मीथेन गैस आपकी एनिमल वेस्ट में भी रिलीज होती है। ठीक है ना। कैटल जितना ज़्यादा आप उगाओगे उस कैटल से मीथेन की भी लेवल्स बढ़ेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करेगा। डिफॉरेस्टेशन तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है और डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है भाई यहाँ कैटल प्रोडक्शन से। जितना ज़्यादा कैटल प्रोडक्शन होगा उनको ग्रेस करने के लिए उतनी ज़मीन चाहिए और जितनी ज़्यादा ज़मीन में कैटल ग्रेस करेगा उतनी ज़मीनों का डिग्रेडेशन होगा। तो ये सारे एक्सपोनेंशियल इफेक्ट्स यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योटो जापान में हुई थी 1997 में। इसमें एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, जिसमें यह बोला गया कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज नेशन हैं वो बाइंडिंग एमिशन कट्स करेंगे अपने ग्रीन हाउस गैसेस के। क्योटो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट भी हुआ लेकिन अब दैट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। अभी जो बात कही जाती थी ना कि भाई ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये ज़्यादा गैस मतलब कम गैस बाहर फेंकेंगे, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान बहुत गैसेस फेंक चुके हैं। और जो डेवलपिंग नेशन है इंडिया चाइना जैसे, ये पहले डेवलप नहीं कर पाए थे तो अब ये ज़्यादा एमिशंस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अब चल नहीं पाएगा। अब क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा सीवियर हो चुका है कि सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे सामने आके एक रोल प्ले करना पड़ेगा क्लाइमेट डिजास्टर को रोकने के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन के बारे में। ओजोन आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओके, ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या है? ये जो ओजोन की लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, अगर इस लेयर की अमाउंट कम होने लगे, लेयर घटने लगे तो उसको आप बोलोगे ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन होता है बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर में क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड पहुंचे कहां से? तो अर्थ से पहुंचे। सबसे पहला इनका सोर्स था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थी कूलिंग सब्सटेंसेस की तरह इस्तेमाल होते थे एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, एरोसॉल प्रोपेलेंट्स में। ठीक है। ये जो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स थे जिनको आप बोलते हो हेलोन्स, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल करते थे। इन सब चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल के करने धीरे धीरे ये क्लोरीन और ब्रोमीन स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच चुका है। स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच के वो ओजोन लेयर को तबाह कर रहा है और जैसे जैसे वो ओजोन लेयर कम होती जाएगी वैसे वैसे डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे पहुंचेगी। स्किन कैंसर कर सकती है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स को नुकसान पहुंचा सकती है, प्लांट्स और एनिमल्स को मार सकती है, फाइटोप्लैंक्टन की प्रोडक्शन को कम कर सकती है जिससे एक्वेटिक और मरीन ऑर्गेनिम्स में भी फर्क आएगा। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को तो सीधे सीधे नुकसान पहुंचा ही सकती है। अगर 5% कमी होती है ओजोन लेयर में, देखिए 5% कमी पाई गई थी ओजोन लेयर में 1979 टू 1990। ओजोन लेयर के रिस्पेक्ट में मैंने अभी आपको बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की गाली एग्रीमेंट वाली वीडियो देख लीजिए। ओजोन लेयर के रिस्पेक्ट में मैंने एक और वीडियो बना रखी है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है ना। तो रोल ऑफ CFC एंड HBFC इन ओजोन लॉस, ओजोन गैस एक बून है या बेन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रोल क्या है, क्या ओजोन एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करती है, ये सब मैंने इस वीडियो में समझाया। तो आप वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी फायदा आपको यहाँ पे मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू योर नॉलेज। ठीक है भाई। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो जो हार्मफुल वेवलेंथ्स हैं अल्ट्रावायलेट की वो अर्थ तक पहुंच जाएंगी, ये ओजोन लेयर उनको रोक देता है। ठीक है भाई। इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आया गया था जिसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन किया। बाद में पता चला कि भैया ये जो ब्रोमीन कंपाउंड्स हैं, ये भी फ्लोरीन कंपाउंड्स हैं, ये भी भाई नुकसान पहुंचाते हैं। कि गाली एग्रीमेंट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से कंपाउंड्स को कंट्रोल में लाने के लिए
किगाली एग्रीमेंट लेके आया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो चलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लिए लेके आया गया था, किगाली एग्रीमेंट किसके लिए लेके आया, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट, इसको चलिए अगली वीडियो में देखेंगे। ऑलरेडी वीडियो आधे घंटे की हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को शेयर जरूर करो यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। गुड बाय।